सत्य नायक साहब, माफ कीजिएगा, मैं लेट आया थोड़ा आपके पास। एक दो चीजें जरा मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ उड़ीसा को। उड़ीसा में अब क्या आने वाले नवीन पटनायक जी की बहुत एज हो गई है। जो पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है वो बीजेपी के सामने तो अभी वही खड़े हैं। हालांकि वोट परसेंटेज उनका घटा है, लेकिन ऐसा भी नहीं घटा है। आने वाले समय में जो, अब तो 5 साल बाद चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी या इंडिया गठबंधन का ही वहां कुछ जोर चलेगा, या नवीन पटनायक जी दूसरी पारी खेलने के लिए तैयार होंगे, कुछ नया होगा? एज उनके साथ नहीं है, एज इज अगेंस्ट हिम। तो स्पेसिफिकली मैं पहले उड़ीसा की आप थोड़ा देर में बता दीजिए कि उड़ीसा का भविष्य आज से 5 साल बाद आप कैसे देख रहे हैं? क्या वहां कांग्रेस का रिवाइवल संभव है? एक तो प्रश्न यह है। और ओवरऑल जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि देश में ये जो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, जिसमें वो उस दल के साथ, जिसके साथ जाओ उसको तोड़ लो, जो सहयोगी दल है उसको तोड़ दो, उससे वो ये खरीद लो, ये क्या अब इसका धीरे धीरे अंत हो रहा है? क्योंकि रीजनल पार्टी, जो प्रदीप जी भी कह रहे हैं, का अपना अस्तित्व है और वो अपनी जगह बहुत अच्छा कर भी रही है, स्टेट को बहुत अच्छा चला रहे हैं कई रीजनल पार्टी। सत्यनायक साहब, जिस विषय पर आप ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बीजेपी के बारे में जिस तरह की हमारे राय है कि, और लोगों का भी राय है कि वो जिस पार्टी उसके साथ जाएगा वो उसी पार्टी को वो निगल लेगा, ये सही है। लेकिन उड़ीसा की कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे ये थोड़ा अलग है। 2009 की मैं बात आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली बीजेपी और बीजेडी की उनकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जिसको गर्भनाल बोलते हैं, तो वो दोनों का एक ही है। बीजेडी का अगर मतलब उनकी शुरुआत जो है वो तो बीजेपी के साथ ही उनका शुरुआत हुई थी। 2009 में जब उनकी गठबंधन टूटा, आप याद कीजिए कि वही बीजेडी और नवीन पटनायक जिस तरह से बीजेपी को मात दिए और बीजेपी का अस्तित्व एक तरह खत्म हो गया, सिंगल डिजिट पे आ गया। ओनली 6 उनकी विधानसभा में 2009 में जब उनकी गठबंधन टूट गया तो बीजेपी had only 6 MLAs in the असेंबली। तो इस तरह की हाल उनको हुआ था कि ये बीजेपी को पहली बार लगा पूरा राष्ट्र स्तर पे कि कोई रीजनल पार्टी इस तरह से पोल वोल्ट मार सकता है और इनको इस तरह से मार दे सकता है। मुझे आज भी ताज्जुब है, मैं उड़ीसा में हूँ, पत्रकारिता कर रहा हूँ, हम इसके पहले भी इसके बारे में आप और हम चर्चा भी की है। 24 में जिस तरह से चुनाव हुआ, अब अगर आप देखेंगे, मेरा भी ये आकलन जो भी है एक्सपेक्टेशन के पूरा खिलाफ गया। मैं असेंबली की मैं बात कर रहा हूं, और अगर आप वोट परसेंटेज को देखेंगे कि बीजेडी का वोट परसेंटेज इज मोर देन बीजेपी। सीटें बीजेपी को ज्यादा मिली है, इनको 51, उनको 78, लेकिन वोट परसेंटेज बीजेडी को ज्यादा मिला। इसके बावजूद बीजेपी ने सरकार बना दिया। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्या हुआ, नवीन बाबू जैसा एकदम पीटे हुए जो राजनेता हुए, एकदम सॉलिड राजनेता, उनको 24/7 पॉलिटिक्स करने वाला वो राजनेता उन्हें दिखाई नहीं देते। दैट इज हिज स्ट्रेंथ। मोदी तो उनकी जो पॉलिटिक्स, उनकी जो स्टंट्स, उनकी जो भी है वो कलाकारी राजनीति में, वो लोगों को समझ में आ जाता है, इज सो प्रेडिक्टेबल। लेकिन नवीन पटनायक इज ए लीडर हु इज नॉट प्रेडिक्टेबल। इतना आसानी से आप उनको पढ़ नहीं सकते। इसके बावजूद जिस तरह से इन्होंने ये काम किए, वो पांडियन को लाके सामने बिठाना, पूरा पांडियन को ही कैंपेन में उनको पूरा मास्कट बनाना, उनको अच्छी तरह से सब उनके पुलिस जो अभी अभी बोल रहे हैं, जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जो उनके साथ है संबंध है, वो कह रहे हैं कि स्पेशल ब्रांच पुलिस, स्टेट इंटेलिजेंस, सब वही रिपोर्ट दिए थे कि लोगों का आक्रोश 5 बार रहने के बाद भी सरकार में बीजेडी के प्रति, नवीन बाबू के प्रति उनकी जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट की जो आक्रोश जितना नहीं था, लोगों का आक्रोश ज्यादा है कि हाउ कम अ तमिलियन और वीके पांडियन हु इज नॉट ए पॉलिटिशियन, और जिस तरह से उसको पॉलिटिकली नवीन बाबू लंच करवा रहे हैं, पूरा पॉलिटिकल एलिमेंट्स को उन्होंने हटा दिए, सब उनके पॉलिटिशियन को हटा दिए, कैडर हट गए और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और वो ब्यूरोक्रेट को रखी। सो ये जिस तरह से प्लान हुआ, मुझे तो लग रहा है कि, और इससे पहले आपको पता है जिस तरह से दोनों गठबंधन के लिए एक दूसरे बोले कि हाँ वी आर स्टेट्समैन, बीजेपी बीजेडी, दो नवीन बाबू और नरेंद्र मोदी, दे आर नॉट लीडर्स, दे आर अबव लीडर्स, दे आर स्टेट्समैन, इनके आपस में गठबंधन होना चाहिए उड़ीसा की विकास के लिए। और सडनली उनका गठबंधन टूट गया और जिस तरह से पावर चला गया,
और इसके बाद अगर आप देखेंगे अब क्या जून 12 को सरकार बनी, अब हार्डली 3 महीना हुआ। इससे अगर आप देखेंगे नवीन बाबू के प्रति बीजेपी के रवैया अगर देखेंगे, यूजुअली बीजेपी जहां-जहां सरकार में जाता है और जिस तरह से जो पूर्व सरकार के खिलाफ, भ्रष्ट ऑफिसर के खिलाफ, भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ जिस तरह से उनकी इंक्वायरी बना करना और इस तरह की पुलिस केसेस उनके खिलाफ, विजिलेंस, क्राइम ब्रांच जो होता है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। और चुनाव से पहले जिस तरह से पूरा लिस्ट ऑफ एलिगेशंस बीजेपी ने दिया था, उसको देख के लगा अगर बीजेपी आ जाएगा तो साफ कर देगा बीजेपी को। और एलिगेशंस आर ऐसे नहीं है कि वो आसमान से लाए थे, हवा से तैयार किए थे, वो एलिगेशंस आर बेस्ड ऑन फैक्ट, लोगों को दिखता भी है। और एक सरकार जब 26 साल रहेगा तो होगा ही तो बहुत सारा। तो इसके बाद आज तक उन्होंने नवीन बाबू के साथ बीजेपी का जो रिलेशनशिप आप देख के ताजुब का एक्चुअली हुआ क्या था। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, अब ये असेंबली में जो चल रहा है, इसमें सरकार ने और होम मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर खुद है, जिनके पास मोहन मांझी के पास होम मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा कि पांडियन के खिलाफ जिस तरह से आरटीआई की तमाम रिपोर्ट या तो इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है कि वो जो हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे थे, कैंपेन कर रहे थे सरकार की तरफ से, he is not entitled to take government helicopter as a government officer because he was a private secretary to chief minister till he took voluntary retirement. और जो सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस है और जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, उसमें प्राइवेट सेक्रेटरी का रोल इज वेल डिफाइंड। उनका काम है चीफ मिनिस्टर का उनकी फोन रिकॉर्ड्स, उनकी टूर, उनकी कॉन्टैक्ट्स, उनकी मीटिंग्स, ये सब तय करना, ना कि गवर्नमेंट और सरकार में प्राइवेट सेक्रेटरी कोई भी फाइल कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि ये सब जानते हुए नवीन बाबू एक प्राइवेट सेक्रेटरी को सब पूरे उड़ीसा उनको घुमाए और बोले कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस लोगों के पास जा रहा है एलिगेशन इकट्ठा करने के लिए। और जिस तरह से ये पूरा अरेंजमेंट होता था, ये करोड़ों रुपया खर्चा है। नाउ आनंद जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आरटीआई में बार बार ये इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है, सरकार इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। कोई भी कलेक्टर 30 जिले कलेक्टर कह रहे हैं कि वी हैव नो इंफॉर्मेशन। हम लोग को कौन इंफॉर्मेशन ऑर्डर दिया था पूछा जा रहा है, बोले कि हमारे पास इसके कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए, अगर एक हेलीकॉप्टर कहीं भी कार्यक्रम में कहीं भी लैंड करेगा तो कलेक्टर हैज टू गिव द परमिशन, नहीं तो हेलीकॉप्टर नहीं। तो ये इसके बारे में भी हेलीकॉप्टर कलेक्टर लोग कह रहे हैं कि ना हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब हो क्या रहा था? और बीजेपी उसको, अभी तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी उनको पूरा प्रोटेक्शन दे रहा। और एक इंफॉर्मेशन है कि पांडियन को गवर्नमेंट, एक स्टेट पुलिस उनकी प्रोटेक्शन दे रहा, पीएसओ दे रहा, सब कुछ दे रहा। बताइए, एक आदमी हु इज नॉट ए ब्यूरोक्रेट नॉर ए पॉलिटिशियन, ही हैज टेकन संन्यास फ्रॉम पॉलिटिक्स, उनको क्यों सरकारी इस तरह से पीएसओ दिया जा रहा है, सिक्योरिटी प्रबंध किया जा रहा है? इनकी क्या थ्रेट परसेप्शन बताइए, वो भी सरकार नहीं कह रहा। तो मुझे लग रहा है कि ये इनकी जो हिसाब, इनकी जो अरिथमेटिक था, इनकी जो प्लानिंग थी कि एमपी चला जाएगा बीजेपी के पास और एमएलए हमारे पास रहेगा। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना, लोगों को इनकी जो मिली जुली, इनकी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बता रहे हैं जो भी है, तो ये जो लोगों को अच्छा नहीं लगा। बोले कि अगर ये बीजेपी अगर हर काम में इसकी साथ देता है और चुनाव में कहता है कि मैं लड़ रहा हूं बीजेपी के खिलाफ, तो अगर हम देना है तो पूरा बीजेपी को दे देते हैं। सो नाराजगी के साथ साथ और पांडियन के साथ इनकी जो इक्वेशन था, जिस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया गया, तो ये दे दिए। लेकिन जो आपकी मेन सवाल है, मैं आ रहा हूं कि आगे क्या होगा। आगे तो मुझे ये लग रहा है कि इस बार भी वही था, देयर इज अंडरकरेंट फॉर कांग्रेस, बट उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस जिस तरह से वो गुटबाजी, उनकी जो इंटरनल फाइटिंग और इस तरह से इन लोग जुड़े हुए, और एआईसीसी बिल्कुल इसके ऊपर नजर नहीं दे रहा है, इसके कारण कांग्रेस खराब कर रही। लेकिन लोगों का नेचुरल चॉइस है, अगर बीजेडी नहीं तो कांग्रेस। तो कांग्रेस इस बार अच्छा किया पिछली बार से। और विधानसभा में अगर, असेंबली में अगर देखेंगे तो नवीन बाबू इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन आ नहीं रहे हाउस को। देखिए, लीडर ऑफ द हाउस रहे ना रहे चलेगा, क्योंकि मिनिस्टर्स आर देयर टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कैसे नहीं आएगा? उनकी जो डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो भी नहीं आ रहे। तो हाउस में क्या हो रहा है आनंद जी, बड़ा मतलब विचित्र स्थिति है। कांग्रेस उठा रहा है मुद्दा, इनकी तो कोई लीडर नहीं है, तो एमएलए लोग काफी नए जीत के आए,
तो ये क्या बन है 51 है, ये चुपचाप बैठे रहते हैं, कांग्रेस टेक्स द लीड और कांग्रेस वॉकआउट करता है, ये चुपचाप थोड़ी देर बैठते हैं और फिर इधर उधर देखते हैं, फिर कांग्रेस के साथ वॉकआउट कर देते हैं। But there is no one to take the call inside the will of the house. तो ये इस तरह की स्थिति है, इस एक्चुअली कांग्रेस इज लीडिंग और बीजेडी उनका पीछे पीछे जा रहा है, तो ये स्थिति है। लेकिन आनंद जी, मुझे फिर भी ये हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन चुनाव आते आते अगर नवीन बाबू को लगेगा कि बीजेपी कहीं से कहीं इधर उधर करके शायद उनकी सरकार बन सकता है, तो नवीन बाबू जैसा अपॉर्चुनिस्ट लीडर वो फिर बीजेपी के साथ रहेंगे, वो कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। तो ये मुझे डर लग रहा है। लेकिन नवीन बाबू इज नॉट इन ए पोजीशन टू लीड, उनकी जो भी है और बीजेडी के लीडर्स की उनकी जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक, वो पावर के साथ, वो पावर इकोसिस्टम के साथ उन लोगों ने बड़े हुए हैं, शुरू से ही पावर में। तो ये अपोजिशन में क्या कैसे लड़ेंगे, वो अपोजिशन में पुलिस उनके साथ नहीं रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ नहीं रहेगा। तो ये लीडर्स आर नॉट द काइंड ऑफ लीडर्स जिन्होंने बाहर रास्ते में फाइट करके पॉलिटिक्स करने वाले, ये एकदम सफेद व्हाइट शर्ट और कुर्ता पायजामा पहनने वाले लीडर है, जहां गए उनको सलाम मिलता है। अब वो नहीं मिल रहा है, तो यही डर है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी एक एक करके इनको एक अपने लपेटेगा और आप फिर अभी जो हुआ राज्यसभा में, जो ममता मोहन जिन्होंने रिजाइन किया, तो एक एक करके वो चाहते थे दो, फिर देखिएगा 6 महीने के बाद एक और रिजाइन करेगा, क्योंकि एक अगर होगा इलेक्शन तो बीजेपी के पास इलेक्शन में उनके पास मेजोरिटी है, वो जीत जाएगा। तो ये एक एक करके उनके राज्यसभा सब लेके आएंगे और ये मैसेज देंगे कि बीजेडी डूब रहा है। तो ये मुझे डर लग रहा है कि बीजेडी 5 साल मैनेज कर देगा विदाउट पावर, और नवीन बाबू की एज इज नॉट एनी साइड। तो ये दोनों चीज बड़ी मतलब चिंता की बात है बीजेडी के लिए।